vitamins and its deficiency symptoms and signs. Or deficiency disease, what are the deficiency diseases of vitamins? So we will be continuing with that. We have read about vitamin A deficiency, I think. We will be proceeding with it. Okay. Just revising and we'll proceed after vitamin K. Okay, The sir. slides are visible, I think. Visual, sir. Okay. Yeah. So let us start with functions of vitamin. First of all, the functions of vitamin, we have read that uh, the most important function is maintenance of normal vision and maintenance of normal cartilaginous and bone growth. The second function of vitamin A, increased immunity against infections in children. Vitamin A is required for proper functioning of the immune system in children particularly. It is also supposed to be anti-proliferative. It has anti-proliferative effect. So these are the four more most important functions of vitamin A. Proceeding with the next slide. Who is at risk? We have read that extremely low birth weight baby, जो बच्चे बहुत ही कम वजन के पैदा हो जाते हैं, इनका वजन काफी कम होता है ड्यूरिंग देयर बर्थ, दे आर एट रिस्क कि उनको विटामिन ए डेफिशिएंसी होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और दूसरा है ऐसे बच्चे जिनको मीजल्स हो जाता है, सीवियर मीजल्स। मीजल्स होने के कारण भी क्या होता है, उनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखी जाती है कि उनमें विटामिन ए डेफिशिएंसी बच्चों में रहती है। और ऐसे एडल्ट्स विद माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम, मतलब ऐसे कोई बीमारी हो एडल्ट्स में, जैसे सीलियक स्क्रू है, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, ये सब क्या करती है, इंक्रीज कर देती है रिस्क ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। ओ तो डेफिशिएंसी में होता क्या है, सबसे पहले डेफिशिएंसी में आंखों की बात करें तो हमने बताया कि ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर नॉर्मल आई साइट या आई विजन के लिए, मतलब विजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो होता क्या है, इसकी डेफिशिएंसी से जीरोप्थेल्मिया हो जाता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और उसमें विटॉट्स स्पॉट और जीरोसिस भी हो जाती है। दूसरा है फॉलिकुलर केराटोसिस, हाइपर केराटोसिस हो जाती है। इम्पेयर्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी क्या होता है, इम्पेयर हो जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। दूसरा है देयर इज इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस, ऐसे बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। किस तरीके के इन्फेक्शन, जैसे कि उनमें डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मीजल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मलेरिया भी हो सकता है। ठीक है, दीज आर द डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय, डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन ए। हमने डब्ल्यूएचओ की ग्रेडिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रेडिंग किया है जीरोफ्थेल्मिया को, उसको हम लोगों ने देखा था एक्सएन इज नाइट ब्लाइंडनेस, और नाइट ब्लाइंडनेस है तो हम उसको ग्रेड करते हैं एक्सएन। एक्स1 हम बोलते हैं जब वहाँ उनकी आंखों में कंजंक्टाइवल जीरोसिस हो जाती है और बेटॉट्स स्पॉट भी मिलते हैं। दूसरा है एक्स2 स्टेज, एक्स2 ग्रेड, जब उसमें आंखों में कॉर्नियल, कॉर्निया में क्या होता है, जीरोसिस डेवलप हो जाती है। तीसरा स्टेज कह लीजिए चौथा स्टेज है एक्स3, इसमें कॉर्निया में अल्सरेशन, में आंखों में क्या होता है, कॉर्निया होता है, उसमें अल्सरेशन डेवलप हो जाते हैं, और लेस देन वन थर्ड ऑफ द कॉर्निया इज इन्वॉल्व। इफ देयर इज मोर देन वन थर्ड ऑफ कॉर्निया इन्वॉल्व देन इट इज स्टेज या ग्रेड एक्स3 बी। दूसरा स्टेज आता है एक्सएस। एक्सएस में क्या होता है, कॉर्निया में स्कार डेवलप हो जाता है, तो हम लोग उसको एक्सएस ग्रेड बोलते हैं। लास्ट स्टेज है जीरोप्थेल्मिक फंडस, इसको हम लोग एक्सेफ स्टेज भी बोलते हैं। फंडस भी इन्वॉल्व हो जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण। आंखों में जो फंडस रीजन होता है वो भी जीरोप्थेल्मिक फंडस हम उसको बोलते हैं, अगर विटामिन ए की सीवियर डेफिशिएंसी होती है। तो ट्रीटमेंट की बात किया हम लोगों ने, तो उसमें क्या था, जीरोप्थेल्मिया के केस में 60 मिलीग्राम विटामिन ए इन ऑयली सॉल्यूशन देते हैं सॉफ्ट जेल कैप्सूल के फॉर्म में, स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 टू डे 14 तक हम लोग ऐसे जीरोफ्थेल्मिया के केस में 60 मिलीग्राम विटामिन ए डेफिशिएंसी के केस में देते हैं। एडल्ट्स में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है या पेटॉट स्पॉट हो जाता है तो हम लोग 3 मिलीग्राम पर डे और 7.5 मिलीग्राम पर वीक के हिसाब से 3 मंथ्स के लिए विटामिन ए का ट्रीटमेंट करते हैं। प्रिवेंशन के लिए कि वो ऐसे कुछ लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, इन्फेंट्स चिल्ड्रन, जिनमें हाई रिस्क होता है कि विटामिन ए डेफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी, तो उनमें हम लोग जैसे इन्फेंट्स में अप टू 11 मंथ्स में क्या देते हैं, 30 मिलीग्राम विटामिन ए देते हैं। बच्चों में अगर बात करें 12 महीने से 59 मंथ्स तक, तो हम लोग 60 मिलीग्राम विटामिन ए देते हैं। अब
हमने बताया था कि ये इन विटामिन में से कुछ विटामिन क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन। ऐसा हो सकता है कि हम लोग ज्यादा विटामिन ए ले लें तो उसमें हाइपर विटामिनोसिस डेवलप हो जाती है। बिकॉज ऑफ ओवर इनटेक या एक्स्ट्रा इनटेक ऑफ विटामिन ए वी कैन डेवलप हाइपर विटामिनोसिस ए। ठीक है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, जाके हमारे फैट्स में डिपॉजिट हो जाएगा और यूरिन के थ्रू नहीं निकल पाता है। अगर ये वाटर सॉल्युबल होता तो हमारे यूरिन के थ्रू वो पास आउट हो जाता है हमारे बॉडी से, अगर ज्यादा ले लेते हैं मतलब। ठीक है, तो हाइपर विटामिनोसिस ए में क्या होता है, हो सकता है एक्यूट इंटॉक्सिकेशन हो जाए। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन कब होता है, जब 150 मिलीग्राम से ज्यादा एडल्ट्स में या 100 मिलीग्राम से ज्यादा बच्चों में विटामिन ए अगर हम लोग दे देते हैं तो एक्यूट इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। इस हाइपरविटामिनोसिस में होता क्या है, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। हमारे हेड में जो है ब्रेन में के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो मापते हैं उसको मेजर करते हैं, तो उसका जो है आईसीपी क्या होता है, बढ़ा हुआ मिलता है बिकॉज ऑफ हाइपरविटामिनोसिस ए। वर्टाइगो डेवलप हो सकता है, चक्कर आ सकता है, डिप्लोपिया डिप्लोपिया डेवलप हो सकता है, बल्जिंग कॉन्टिनेल्स हो सकते हैं, सीजर्स डेवलप हो सकते हैं, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस हो सकती है इन केस ऑफ एक्यूट इंटॉक्सिकेशन। अगर यही विटामिन ए काफी लंबे समय तक के लिए ज्यादा मात्रा में ली जाती है तो क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन डेवलप हो जाता है। जैसे हम लोग 15 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से या उससे ज्यादा ले लेते हैं एडल्ट्स में, या 6 मिलीग्राम पर डे या उससे ज्यादा ले लेते हैं बच्चों में। महीनों तक अगर ये हम लेते हैं इस तरीके से का डोज, तो क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन डेवलप हो जाता है। इसमें होता क्या है, ड्राई स्किन हो जाती है, चिलोसिस डेवलप हो जाती है, ग्लोसाइटिस, वॉमिटिंग, एलोपीसिया, लिम्फ नोड का इन्लार्जमेंट हो जाता है, हाइपरलिपिडीमिया डेवलप हो सकती है, एमेनोरिया, यूरोट्यूमर सेरेब्राई डेवलप हो सकती है, लिवर फाइब्रोसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो सकता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन में ज्यादा मात्रा में विटामिन ए की मात्रा ज्यादा ले ली जाती है, अगर उनका डोज ज्यादा हो जाता है तो प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जैसे कि क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटी एंड वॉल्वुलर हार्ट डिजीज डेवलप। तो दीज आर बिकॉज ऑफ, ये क्या है, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन, और अगर प्रेग्नेंट वुमेन में ज्यादा विटामिन ए की मात्रा ली जाती है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे। दीज आर सिम्टम्स ऑफ हाइपर विटामिनोसिस ए। ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका एक्टिव फॉर्म को हम लोग कैल्सिट्रियोल बोलते हैं। This vitamin D exists in two activated sterol forms, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 को हम लोग बोलते हैं अर्गो कैल्सिफेरॉल और विटामिन D3 को बोलते हैं कोलीकैल्सिफेरॉल। ये हमारे बॉडी में कैसे सिंथेसिस होती है विटामिन डी की, देख सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू, हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो कि एक प्रिकर्सर है, बनता है ये हमारे लीवर में। और इसके होता क्या है, ये 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल हमारे स्किन में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज का, सनलाइट के थ्रू क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज मिलती है हमें। वो ये क्या करता है, अल्ट्रा यूवी रेज हम इस 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को प्री विटामिन D3 में कन्वर्ट कर देता है। और ये प्री विटामिन D3 जो है विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है। और ये लीवर में जाके हाइड्रोक्सिलेशन होता है इसका D3 का, और ये लीवर में 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसका हाइड्रोक्सिलेशन दोबारा किडनीज में होता है, तो ये किडनी में एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो कि 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 हम जिसे बोलते हैं में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन डी के फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहला फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट प्लाज्मा लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस का जो लेवल होता है उसको मेंटेन करने में विटामिन डी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, कह सकते हैं आप। दूसरा है नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है, हमारे बोन में मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है, और न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में विटामिन डी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो सकता है, किस तरीके के सिम्टम्स आएंगे, क्या बीमारियां डेवलप हो सकती है। सबसे पहला है कि कौन रिस्क पे है, हु इज एट रिस्क।
पहला है पीपल विथ लिमिटेड एक्सपोजर टू सनलाइट। ऐसे लोग जो कि सनलाइट में कम निकलते हैं या सनलाइट का एक्सपोजर काफी कम होता है, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है एल्डरली में, बुजुर्ग लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा है पीपल विथ फैट मेल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर फैट का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है हमारे बॉडी में किसी भी कारण से, तो ऐसे लोगों में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या क्या डिजीजेज डेवलप हो सकती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण? पहला है रिकेट्स। बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स डेवलप हो जाता है। और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बड़ों में काफी लंबे समय तक के लिए रहती है तो इट कैन लीड टू ऑस्टियोमलेशिया। बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया डेवलप हो जाता है, और बच्चों में रिकेट्स डेवलप हो जाता है ड्यू टू डिफेक्टिव बोन मिनरलाइजेशन। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होता है बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव बोन मिनरलाइजेशन। दूसरा क्या डिजीज हो सकता है डेवलप विटामिन डी की डेफिशिएंसी से? प्रॉक्सिमल मायोपैथी। ठीक है, प्रॉक्सिमल मायोपैथी मसल्स में हमने पहले बताया कि विटामिन डी इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो प्रॉक्सिमल मायोपैथी डेवलप हो जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण। तीसरा है एक्यूट हाइपोकैल्सीमिया accompanied विद सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। ये भी क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है। आपको क्या याद रखना है, रिकेट्स हो सकता है और ऑस्टियोमलेशिया, दीज आर इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिमेम्बर। ये रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया आपको याद रखना चाहिए कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण जो है विटामिन ये रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया डेवलप हो सकता है। और प्रॉक्सिमल मायोपैथी भी आप याद रख सकते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं स्लाइड में। दीज आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ रिकेट्स। रिकेट्स में जैसे बच्चों में हमने बताया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण रिकेट्स डेवलप हो जाएगा, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे, मैनिफेस्टेशन क्या क्या होगा, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। सबसे पहला होगा, उनके फोर हेड क्या होते हैं, प्रोट्रूड हो जाते हैं, आगे की तरफ थोड़े से निकले हुए से रहते हैं। उनका चेस्ट पिजन चेस्ट हो जाता है थोड़ा सा, ये इसमें भी क्या होता है, आगे की तरफ उभार आ जाता है। रिब्स जो होते हैं वो थोड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उनकी एपिफाइसिस जो है, बोन एंड्स, बोन के जो एंड्स होते हैं एपिफाइसिस, वो क्या होते हैं, इनलार्ज्ड हो जाते हैं। उनका एब्डोमेन जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ, प्रोट्रूडेड एब्डोमेन बोलते हैं इसको। उनका हेड जो होगा वो लार्ज हेड होगा, थोड़ा बड़ा सा सिर आपको दिखेगा। ह्यूमरस जो होता है वो भी क्या होगा, हाथों की हड्डी जो होगी ऊपर, आर्म्स की क्या होती है हड्डियां, ये कर्व्ड हो जाती हैं, काइफोसिस डेवलप हो जाती है। रेडियस और अल्ना भी क्या होते हैं, कर्व्ड हो जाते हैं, थोड़े से मुड़ से जाते हैं बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी बच्चों में। फीमर जो होता है, जो कि लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी का, वो भी क्या होता है बच्चों में, रिकेट्स में ये क्या होता है, कर्व हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा सा हो जाता है। टीबी और फिबुला की बात करें तो उसमें भी कर्व डेवलप हो सकते हैं बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी इन रिकेट्स। हमने बताया कि उनके एपिफाइसिस जो है, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, वो भी क्या होते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, थोड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं। जैसे कि एंकल में भी क्या होगा, enlarged epiphysis डेवलप हो जाएगा। इन केस ऑफ रिकेट्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में रिकेट्स डेवलप होगा। तो दीज आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ रिकेट्स इन चिल्ड्रन। ट्रीटमेंट की बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सबसे पहला है कि हमें एडिक्वेट सन एक्सपोजर लेना चाहिए, प्रॉपर सन एक्सपोजर। धूप में हमें हमें क्या करना चाहिए, अपने स्किन को एक्सपोज करना चाहिए ताकि विटामिन डी प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी में खुद बने। इनटेक ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स, ऐसे भोजन हमें लेने चाहिए, ऐसे खाना हमें खाना चाहिए ऐसा जिसमें कि फोर्टिफाइड है, उसमें से उसमें क्या है, विटामिन डी एडेड है, अलग से ऐड कर दिया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फोर्टिफाइड। तीसरा क्या हो सकता है कि भाई हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करें, मतलब हम लोग ट्रीटमेंट में क्या करें, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करें। कितना? 50,000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक फॉर 6 to 8 weeks, followed by 800 international unit from food and supplements until normal level is achieved। हम लोग उसमें क्या करेंगे, विटामिन डी का जो है ब्लड लेवल देख लेंगे भाई क्या है, और फिर हम लोग ट्रीटमेंट करके जो 6 से 8 हफ्तों बाद भी फिर दोबारा हम लोग ट्रीटमेंट को मॉनिटर करते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट विटामिन डी का प्रॉपर हुआ कि नहीं, प्लाज्मा लेवल या ब्लड लेवल विटामिन डी का नॉर्मल हो गया है कि नहीं, उस हिसाब से हम लोग ट्रीट करते हैं। फंक्शंस, अब हम लोग विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई भी क्या है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन रहता है। विटामिन ई क्या है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। और
ये एक एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में काम करता है। विटामिन ई क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में काम करता है। इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। प्लेटलेट आप जानते हैं कि ब्लड कोagulation में या जो है ब्लड कहीं ब्लीडिंग कहीं हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उसमें क्या करता है प्लेटलेट, हेल्प करता है टू स्टॉप ब्लीडिंग। और क्या काम होता है विटामिन ई का, इट एनहांसेस वेजोडाइलेटेशन। वेजोडाइलेशन में भी क्या करता है विटामिन ई, हेल्प करता है। वेजोडाइलेशन आप समझ सकते हैं क्या होता है। और चौथा है स्कैवेंजर ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में कई डेवलप हो जाते हैं, इसको ये स्कैवेंज करता है, दूर करता है इनको, फ्री रेडिकल्स को, विटामिन ई। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या सिम्टम्स आएंगे, और कौन किस तरीके के लोग इसमें जो है दे आर मोर प्रोन। देर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो रही है तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। उसमें क्या होगा, ए रिफ्लेक्सिया डेवलप हो जाएगा। रिफ्लेक्सेस आपके क्या होंगे, बड़े जो है शांत से हो जाएंगे। कह लीजिए यार, रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो एक्टिव नहीं होंगे आपके रिफ्लेक्सेस। एटैक्सिक गेट हो जाएगा, आपका चलने फिरने का तरीका, चलने का तरीका जो होगा, एटैक्सिया डेवलप हो जाएगा, गेट आपका मॉडिफाइड हो जाएगा। देर इज डिक्रीज्ड वाइब्रेशन एंड पोजिशन सेंसेशन। आपको पता नहीं चलेगा आपका हाथ पैर जो है किस डायरेक्शन में है, उसके वाइब्रेशंस की जो है वो पता नहीं चलेगा कि वाइब्रेशन अगर कुछ लगाते हैं, वाइब्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, आपको वाइब्रेशन भी पता नहीं चलेगा। और पोजीशन की सेंसिंग भी वो डिमिनिश्ड हो जाती है, कम हो जाती है। और क्या हो सकता है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया एंड स्केलेटल मायोपैथी डेवलप हो जाती है। रिस्क फैक्टर क्या है, ऐसे लोग जिनमें फैट मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम रहता है। फैट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। कुछ ऐसे रीजन होते हैं इंडस्ट्री में जिसके कारण क्या होता है, फैट का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो विटामिन ई क्योंकि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जैसे कि विटामिन डी है, विटामिन ए है, तो इनका क्या होगा, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसके कारण विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये सब की डेफिशिएंसी डेवलप होती है। टॉक्सिसिटी की बात करें, विटामिन ई अगर अधिक मात्रा में ले ली जाती है तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिसिटी। एक्सेस विटामिन ई कॉजेस इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग होगा ड्यू टू रिड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन। अगर हम लोग ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं विटामिन ई तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड इट विल इंटरफेयर विद विटामिन के मेटाबॉलिज्म एज। और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, नोजिया हो सकता है, फ्लैटुलेंस हो सकता है, और डायरिया हो सकता है बिकॉज ऑफ विटामिन ई डेफिशिएंसी। आई थिंक इतना सबको क्लियर है विटामिन ई डेफिशिएंसी में क्या क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन के। विटामिन के हमने बताया कि विटामिन के भी क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। के इज डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड कोएगुलेशन। ठीक है, विटामिन के का नाम कैसे पड़ा, बिकॉज ऑफ दिस के इज डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड कोएगुलेशन। के, two naturally occurring forms of vitamin K are: first is plant synthesized phytoquinone, which is called vitamin K1, and bacteria synthesized menaquinone, which is called vitamin K2। ठीक है, फैट ये जो होता है K1, विटामिन के है जो प्लांट्स के द्वारा भी बनाया जाता है और बैक्टीरिया के द्वारा भी बनाया जाता है। क्योंकि प्लांट्स में जो है K1 बनता है, और बैक्टीरिया के द्वारा जो बनाया जाता है उसे विटामिन K2 बोलते हैं। रिकमेंडेड डेली अलाउंस आरडीए इन मेल्स क्या है, 120 माइक्रोग्राम पर डे, फीमेल्स में 90 माइक्रोग्राम पर डे, एंड बच्चों में 30 to 50 माइक्रोग्राम पर डे का डोज रहता है इसमें विटामिन के का। हमें डेली रिकमेंडेशन क्या है, 120, 90 एंड 30 to 50 माइक्रोग्राम। फंक्शन क्या होता है विटामिन के, विटामिन के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड का थक्का बनाने में क्या करता है, कहीं ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, कहीं चोट लग जाती है, तो वहां पे ब्लड खून का थक्का जो बनता है उसमें विटामिन के हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग एंड असिस्ट इन बोन मिनरलाइजेशन। बोन के मिनरलाइजेशन में भी क्या करेगा, विटामिन के हेल्प करता है। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में, इस फ्लो चार्ट में, इसमें देख सकते हैं आप, इस रिएक्शन में आप विटामिन के का रिक्वायरमेंट है। विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या है,
क्या सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे। और रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर होता है कॉमन इन न्यू बॉर्न्स। ये आ, जो है न्यू बॉर्न्स में कॉमन रहता है विटामिन के की डेफिशिएंसी। क्रोनिक स्मॉल इंटेस्टिनल डिजीज विद बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन और स्मॉल बाउल रिसेक्शन। अगर कोई स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज है, छोटी आंत की डिजीज है, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है, या स्मॉल बाउल रिसेक्शन हो गया है, किसी सर्जरी के द्वारा काट के हटा दिया गया है स्मॉल बाउल को, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। ड्यू टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थेरेपी, अगर हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक खा रहे हैं, उसके कारण क्या हो गया, हमारे गट का बैक्टीरिया जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हो जाता है, और विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। there can be this can be vitamin K deficiency can be because of mal absorption syndrome। अगर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है हमारे इंटेस्टीन में, तो उसके कारण भी विटामिन के डेफिशिएंसी डेवलप हो सकती है। डेफिशिएंसी में अपियर इन इन्फेंट्स रिजल्टिंग इन इंट्राक्रेनियल जीआई एंड स्किन ब्लीडिंग। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, जीआई ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो सकती है, स्किन में ब्लीडिंग आपको देख सकती है इन्फेंट्स में, बिकॉज ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी। पेशेंट ऑन एंटीकोगुलेंट थेरेपी है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या पेशेंट है जो कि एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे है, तो उसमें भी विटामिन के डेफिशिएंसी डेवलप हो सकती है। अब नेक्स्ट है विटामिन विटामिन सी। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई के। अब है विटामिन सी विच इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसके एक्टिव फॉर्म को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या है? एडल्ट मेल्स में 90 मिलीग्राम पर डे, फीमेल्स में 75 मिलीग्राम पर डे, बच्चों में 15 से 25 मिलीग्राम पर डे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में 120 मिलीग्राम पर डे का डोज रिक्वायर्ड होता है डेली। फंक्शन क्या होता है विटामिन सी का? इट इज रिक्वायर्ड फॉर कोलाजन सिंथेसिस। कोलाजन सिंथेसिस में रिक्वायरमेंट रहती है। कोलाजन क्या करता है? हमारी हड्डियों में, हमारे कार्टिलेज में प्रेजेंट रहता है, हमारे ब्लड वेसल्स को बनाने में हेल्प करता है। तो विटामिन सी की जो है जो मेन जो है फंक्शन क्या है, कोलेजन का सिंथेसिस में हेल्प करेगा। इट हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारे बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है विटामिन सी। इट हैज आल्सो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। और क्या है? और क्या हेल्प करता है विटामिन सी? इट एड्स इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज एंड कैंसर। कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिजीज से भी हमको क्या करता है विटामिन सी प्रिवेंट करता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन सी। इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन डी सी की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज डेवलप हो सकती हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती है उससे? सबसे पहला है स्कर्वी। स्कर्वी आप लोगों ने सुना होगा। स्कर्वी एक डिजीज है जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से डेवलप होती है। इसमें इम्पेयर्ड फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू, हमारे बॉडी का जो कनेक्टिव टिश्यूज है, बोन्स हैं, वास्कुलर जो वेसल्स है, हमारे ब्लड वेसल्स है, उनका प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से नहीं बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में मैच्योरेशन नहीं हो पाता। स्किन ब्लीडिंग डेवलप हो सकती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। स्किन में हमारे ब्लीडिंग कई जगह दिख सकती है, जिसे पेटिचिक बोलते हैं, काइमोसिस बोलते हैं। ब्लीडिंग इनटू जॉइंट्स डेवलप हो सकती है, जिसे हम लोग हेमार्थ्रोसिस बोलते हैं, मतलब ब्लड हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है बिकॉज ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी, जिसे हम लोग हेमार्थ्रोसिस बोलते हैं। पेरिटोनियम में, हमारे पेरिकार्डियम में, हमारे हार्ट के अराउंड, पेरिटोनियम के अराउंड जो है डेवलप हो सकता है, ब्लीडिंग डेवलप हो सकती है बिकॉज ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी। स्लो हीलिंग ऑफ वुंड एंड फ्रैक्चर्ड बोन। अगर कहीं कोई घाव डेवलप हो गया है, घाव हो गया है कहीं, या हड्डी टूट गई है, तो उसकी हीलिंग में भी क्या होगा, सही होने में भी समय लग जाएगा अगर देर इज विटामिन सी डेफिशिएंसी। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो घाव हमारा जल्दी नहीं भरता है, हमारे हड्डियां जल्दी नहीं जुड़ती हैं, और दिस डिलेज द रिपेयर प्रोसेस इन अवर बॉडी। फैटिक एंड जॉइंट पेन, थकावट सी लगने लगेगी, अक्सर थकावट लगेगी, जोड़ों में दर्द होगा, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी। इम्पेयर्ड बोन ग्रोथ हो सकता है बच्चों में बिकॉज ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी। तो आपको जो याद रखना है वो क्या है, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू को मैच्योर होने में, मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करने में हेल्प करता है विटामिन सी। और स्किन ब्लीडिंग्स हो सकती है, स्कर्वी हो सकता है, जॉइंट ब्लीडिंग हो सकती है, हेमार्थ्रोसिस डेवलप हो सकती है। जो वुंड्स होंगे वो जल्दी हील नहीं करेंगे, तो विटामिन सी इन सब में क्या करता है, हेल्प करता है। तो
स्कर्वी हमने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्कर्वी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डेवलप होता है। इसमें क्या होगा? पेरिकार्डियल, स्किन, सब जो है जॉइंट्स में क्या होगा? देखिए जॉइंट्स में हेमार्थ्रोसिस डेवलप हो जाएगी, गम्स में ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो आप देखेंगे गम्स में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, और कहीं पैचिंग और एकाइमोसिस डेवलप हो रही है स्किन में। तो ये सब सिम्टम्स है, हेमार्थ्रोसिस डेवलप हो जाएगी। दीज आर सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी की भाई विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, स्कर्वी डेवलप हो गई है, तो ये सब आपको सिम्टम्स मिलेंगे। ट्रीटमेंट में क्या है? डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 200 मिलीग्राम पर डे until symptoms of deficiency are relieved. High dose treatment 1 to 2 milligram per day decreases symptoms and duration of upper respiratory tract infection. अब नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी। विटामिन बी भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इट इज ग्रुप ऑफ 8 वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये 8 वाटर सॉल्युबल विटामिन का एक ग्रुप है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें सबसे पहला है थायामिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन। आप लोगों ने इन सबका नाम सुना होगा, थायामिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, कोबालामिन, बायोटिन, पैंटोथेनिक एसिड एंड फॉलिक एसिड। इन सबको मिला के क्या करते हैं, ये पूरा एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ये जो है अ, इसमें 8 विटामिन आते हैं, 8 वाटर सॉल्युबल विटामिन आते हैं। तो हम लोग डिफरेंट नेम से बुलाते हैं, बी 1, बी 2, बी 3 ऐसे करके। सबसे पहला है विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से क्या होगा। अगर कोई किसी व्यक्ति में विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी हो रही है तो क्या डेवलप हो जाएगा? बीमारी का नाम है बेरी। विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से बीमारी डेवलप होती है, डिजीज डेवलप होती है, उसे हम लोग बोलते हैं बेरी। वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। एंड देयर इज मसल वीकनेस एंड वेस्टिंग। हमारी मसल्स की वीकनेस हो जाती है, मसल्स कमजोर होने लगती हैं, ऑप्थेल्मोप्लेजिया डेवलप हो जाएगा, आंखों की मतलब आपको आंखों में भी दिक्कत होने लगती है, तो प्लेजिया डेवलप हो जाएगा। रिस्क ऑफ थायमिन या विटामिन बी 1 डेफिशिएंसी के होने के रिस्क क्या है? एक्सेसिव लॉस ऑफ थ्रू हीमोडायलिसिस एंड डायूरेटिक थेरेपी। क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो अगर एक्सेसिव हीमोडायलिसिस वगैरह बहुत ज्यादा करा दिया, या डायूरेटिक थेरेपी बहुत लंबे समय तक चल जा रही है, तो विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी डेवलप हो सकती है। या क्रोनिक अल्कोहलिज्म है, बहुत लंबे समय से विटामिन ये अल्कोहल ले रहा है, तो विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो विटामिन बी 1 से क्या होता है? बेरी। ड्राई एंड वेट बेरी दो तरीके के होते हैं। ड्राई बेरी अगर डेवलप होता है तो उसमें इडिमा नहीं होता है। वेट बेरी में पिटिंग इडिमा होता है, ट्रंक पे, लिम्स में, फेस पे। ड्राई बेरी में प्रोग्रेसिव वेस्टिंग ऑफ मसल्स होता है, जबकि वेट बेरी में टेकिकार्डिया और लेबर्ड ब्रीदिंग होगी, मतलब ब्रीथ करने में, सांस लेने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। टेकिकार्डिया डेवलप हो जाता है, मतलब आपका हार्ट बीट तेजी से चलने लगता है, आपके हार्ट जो पल्स जो है वो काफी ज्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल। ड्राई बेरी में नंबिंग एंड वीकनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज मिलेगा। वेट बेरी में सिमिलर सिम्टम सिमिलर टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मिलेगा। स्लोली प्रोग्रेसिव कोर्स होता है ट्राई में, जबकि रैपिड होता है, रैपिड डिटेरियोरेशन होता है वेट बेरी में। फैटल सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है। रिस्पॉन्स रैपिडली टू विटामिन बी 1 सप्लीमेंट्स। वेट बेरी जो है तेजी से रिस्पॉन्ड करता है अगर हम लोग विटामिन बी का सप्लीमेंट दे देते हैं। दूसरा है वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। इसमें होता क्या है? गोवा गोवा से आप याद कर सकते हैं, ग्लोबल कंफ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लीजिया और एटेक्सिया डेवलप हो जाता है वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम में। फंक्शंस क्या होते हैं राइबोफ्लेविन के? हम लोग आ रहे हैं राइबोफ्लेविन पे। राइबोफ्लेविन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। एनर्जी प्रोडक्शन में हमारे बॉडी में हेल्प करता है। एंड इट प्लेज द रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के हम जो भी दवाएं लेते हैं उनके डिटॉक्सिफिकेशन में राइबोफ्लाविन हेल्प करता है। मेंटेनेंस ऑफ गुड विजन, स्किन एंड नेल्स। स्किन, नेल्स और विजन के प्रॉपर मेंटेनेंस को भी क्या करता है? राइबोफ्लाविन मेंटेन करता है। राइबोफ्लाविन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? मैजेंटा कलर्ड टंग हो जाता है डेवलप।
हमारी जीभ में मेजेंटा कलर, मेजेंटा टंग जिसको बोलते हैं, वो डेवलप हो जाता है राइबोफ्लाविन की डेफिशिएंसी से। एंगुलर स्टोमेटिस हो जाता है डेवलप। हमारे जो लिप्स होते हैं, लिप्स के जो साइड्स के जो ओपनिंग्स होती हैं, कह लीजिए, में एंगल्स पे क्या होता है, लिप्स के एंगल्स पे स्टोमेटिस डेवलप हो जाती है। डर्मेटाइटिस डेवलप हो जाएगी, चिलोसिस डेवलप हो जाएगी। क्रैक्स एंड सोर्स इन माउथ एंड लिप्स, माउथ एंड लिप्स में क्या होगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे बिकॉज ऑफ राइबोफ्लाविन डेफिशिएंसी। तीसरा है विटामिन बी थ्री, इसको हम लोग नियासिन भी बोलते हैं। इसका एक्टिव फॉर्म होता है निकोटिन, एनएडी, निकोटिन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। आरडीए या रिकमेंडेड डेली डोज होता है मेल्स में, एडल्ट मेल्स में 16 मिलीग्राम पर डे, फीमेल्स में 14 मिलीग्राम और बच्चों में 8 मिलीग्राम पर डे। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स में 18 मिलीग्राम पर डे का डोज रिक्वायर्ड रहता है डेली का। तो विटामिन डी बी थ्री को हम लोग नियासिन भी बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है विटामिन बी थ्री या नियासिन का? एनर्जी प्रोडक्शन में, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, स्किन और टंग को मेंटेन करता है, और नर्वस सिस्टम को भी मेंटेन करता है नियासिन। विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या डेवलप होता है, बीमारी को हम लोग बोलते हैं पेलेग्रा। विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी जो बीमारी डिजीज डेवलप होती है उसको हम लोग पेलेग्रा बोलते हैं। इसको 4 डी से हम लोग डिनोट करते हैं। क्या क्या उसमें मिलता है, पेलेग्रा में क्या क्या मिलता है? डायरिया हो जाएगा उस पेशेंट को, डर्मेटाइटिस हो जाएगी, डिमेंशिया हो जाएगा। डिमेंशिया मतलब वो अपने उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। डायरिया हो सकता है, डर्मेटाइटिस स्किन की डिजीज हो सकती है उसमें, डिमेंशिया डेवलप हो जाएगा, और डेथ भी हो सकती है। दीज आर 4 डीज विच आर सिम्टम्स ऑफ पेलेग्रा। कैसल्स नेकलेस डेवलप हो जाता है, जिसमें क्या होता है, पिगमेंटेड एंड स्केलिंग रैश मिलते हैं, फॉर्मिंग ए रिंग अराउंड द सन एक्सपोज्ड एरिया ऑफ नेक। नेक के अराउंड जो है एक कैजल्स नेकलेस वाला सिम्टम मिलता है, जिसमें स्केलिंग एंड रैश डेवलप हो जाती है, क्योंकि एक रिंग के समान होता है हमारे गर्दन के आसपास। ट्रीटमेंट का क्या करते हैं, 100 to 200 मिलीग्राम निकोटिनामाइड 3 टाइम्स ए डे और 5 डेज हम लोग विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी में हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी से क्या होता है डेवलप, कौन सी डिजीज होती है, पेलेग्रा। एवरी वन विल रिमेंबर आई थिंक, पेलेग्रा इज बिकॉज ऑफ विटामिन बी थ्री डेफिशिएंसी। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन बी फाइव, जिसको हम लोग पैंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, वैसे ही एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है और फैट मेटाबॉलिज्म में। सोर्सेज क्या होते हैं विटामिन बी फाइव के या पैंटोथेनिक एसिड के? फ्रूट्स, मीट्स, पोल्ट्री, लेग्यूम्स एंड यीस्ट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी फाइव या पैंटोथेनिक एसिड। फंक्शंस ऑफ विटामिन बी सिक्स की बात करें तो उसके फंक्शन क्या होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स में हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम के फंक्शन को मेंटेन करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है विटामिन बी सिक्स। मेंटेनिंग प्रॉपर बैलेंस ऑफ सोडियम एंड फॉस्फोरस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी से क्या बीमारी डेवलप होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और डिप्रेशन डेवलप हो सकता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया डेवलप हो सकता है, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, मसल वीकनेस, क्रैम्प्स एंड नंबनेस डेवलप हो जाएगी। ठीक है। ट्रीटमेंट इस डेफिशिएंसी का क्या करते हैं विटामिन बी सिक्स सिक्स की? 50 मिलीग्राम पर डे हम लोग डोज देते हैं अंटिल रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स, जब तक कि सिम्टम्स पूरे रिजॉल्व ना हो जाए। नेक्स्ट इज विटामिन बी सेवन या बायोटिन भी बोलते हैं। सोर्सेस क्या क्या है, मीट है, एग यॉक है, सोयाबीन है और यीस्ट है। एडल्ट डोज क्या है, एडल्ट मेल और फीमेल में 30 माइक्रोग्राम पर डे, बच्चों में 12 मिलीग्राम, 12 माइक्रोग्राम पर डे। विटामिन बी सेवन को हम लोग बायोटिन भी बोलते हैं। विटामिन बी सेवन का फंक्शन क्या होता है, रोल इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस एंड इन जीन एक्सप्रेशन। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, नोजिया, एनोरेक्सिया, स्केलिंग, सेबोरेजिक एरिथमेटस रैश हो जाएगी आईज के अराउंड, नोज के अराउंड और माउथ के अराउंड। और इन्फेंट्स क्या होता है, एलोपेशिया रैश इन्वॉल्विंग ईयर्स एंड हाइपोटोनिया डेवलप हो जाएगा। ट्रीटमेंट में हम लोग 10 मिलीग्राम पर डे बायोटिन की ये डोज देते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन बी नाइन, हम लोग फोलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। इसके सोर्सेस क्या होते हैं, लीवर और ईस्ट, स्पाइनस एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और नट्स में भी पाया जाता है विटामिन बी नाइन। इसकी डेफिशिएंसी और फंक्शन क्या होता है, डीएनए एंड आरएनए के रेप्लिकेशन हेल्प करता है विटामिन बी नाइन या फोलिक एसिड। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो सकता है इसके कारण, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस और डिप्रेशन डेवलप।
नेक्स्ट इज विटामिन बी 12। सभी ने सुना होगा विटामिन बी 12, जिसको हम लोग कोबैलामिन भी बोलते हैं। इसका एक्टिव फॉर्म मिथाइल कोबैलामिन और एडिनोसिल कोबैलामिन में भी होता है। कहाँ से मिलता है ये? विटामिन बी 12 हमें मीट से, फिश से, एग से, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है।